हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं एक बार फिर से आप सबसे बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं न्यू एज कोचिंग से बोल रहा हूँ। और आज मैं आपका चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है 1 2 3। और मैं समझता हूँ आप जो बच्चे सुन रहे हैं वो सब के सब बिहार बोर्ड की क्लास 8 के बच्चे हैं, जिनकी इंग्लिश की किताब रेडियंस पार्ट 3 का ये चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर का नाम बड़ा प्यारा सा है 1 2 3, 1 2 3। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसके वार्मर सेक्शन में क्या है। इसके वार्मर सेक्शन में जो चीज़ें लिखी हैं आप देखो। सम पीपुल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज, दैट इज फिंगर्स, आईज, फेशियल एक्सप्रेशंस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हैव यू मेट सच पर्सन्स? इफ यस, वेयर डिड यू मीट देम? अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ लोग मिलते हैं, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, स्कूल में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो थोड़ा सा कम बातें करते हैं या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल ही बहुत ही कम बात करते हैं और अक्सर वो इशारे करते हैं। इशारे कैसे करते हैं? वो अपनी अंगुलियों से इशारे करते हैं, आँखों से इशारे करते हैं या अपने चेहरे के हाव भाव से भी इशारे करते हैं। और अक्सर वो अपने हाँ ना का जवाब या कुछ उन्हें कहना हो, उन्हें कोई चीज़ एक्सेप्ट हो, उन्हें कोई चीज़ डिनाई करना हो, तो वो इसके इशारे से वो बताते हैं कि हाँ उन्हें ये चीज़ कहना है। और अगर आप लोगों में से किसी भी बच्चे ने अगर इस तरह की किसी आदमी से कभी आप लोगों की मुलाकात हुई है तो ज़रा आप याद करने की कोशिश कीजिए। दो बातें हो सकती है कि या तो उसे कम बोलना पसंद है या दूसरा उसे बोलना आता नहीं है, वो बोल नहीं सकता, तो उस केस में वो क्या करेगा? इशारे करेगा। वी कैन से दैट इट इज़ एज लाइक अ सिम्बोलिक लैंग्वेज। ये एक सांकेतिक भाषा हो सकती है जिसके जरिए वो अपने आइडियाज, वो अपनी बातें एक्सप्रेस करता है, कह पाता है। तो वार्मर सेक्शन में जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? Did you get a chance to interact with any one of them? How do you think persons communicate without human language? तो अगर आप इस तरह के किसी आदमी से मिले हैं जो इशारों से अपनी बातें एक्सप्रेस करता है, तो जरा सा एक बार सोच करके देखिए कि उसने तो इशारों से बातें की, लेकिन आपने उसके साथ कैसे बात किया? आपने उसे बोल करके जवाब दिया या आपने भी इशारों में उसकी बातों का जवाब दिया? सोचने की बात है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि मनुष्य की जो भाषा है, हमारी आपकी जो भाषा है, जो ह्यूमन लैंग्वेज है, दैट इज़ नॉट ओनली इन स्पोकन फॉर्म। ये सिर्फ बोलने के जरिए नहीं है। हाँ, इसे हम लोग लिखित रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और कई बार हम लोग इशारों में भी इस्तेमाल करते हैं। सपोज करिए कि अभी कभी आपके क्लास में कोई बहुत ही अच्छी क्लास चल रही हो या आपको अपने टीचर के केबिन में जाना हो जहाँ पर टीचर्स की मीटिंग चल रही हो, तो उस केस में क्या होता है कि आप वहाँ जा कर के टीचर्स से बोल करके बात नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर टीचर को कोई इशारा करना होगा और हो सकता है टीचर भी आपको इशारा में ही कोई इंस्ट्रक्शन करें। वो अपने मुंह पर उंगली रख कर के आपको चुप रहने को बोल सकते हैं, बाद में आने का इशारा कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ठीक है, अब हम लोग आपकी ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। दैट इज नेम्ड एज 1 2 3। वंस देयर वॉज ए रिच एंड पावरफुल किंग। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वॉज एज पावरफुल एज ही वॉज, बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। तो एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत ही शक्तिशाली राजा था और बहुत ही धनवान राजा था। उसके पास काफ़ी सारे पैसे थे, काफ़ी सारी ज़मीनें, सोने चांदी, ये सब चीज़ें रही होंगी। और वो ऐसा सोचता था कि पूरी दुनिया में उसके जैसा शक्तिशाली कोई और है ही नहीं। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। लेकिन वो अपनी ये बात किसी और से शेयर नहीं करता था, नहीं कहता था। वन डे ही बिगैन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वॉज थिंकिंग। So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. तो एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा करें कि क्या वो ऐसा हो सकता है कि दूसरा कोई आदमी इसके मन की बातों का अंदाज़ा लगा सके।
क्या राजा के मन की बात को कोई दूसरा आदमी समझ सकता है क्या, अगर राजा उसे ना बताए तो इसलिए उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने अपने सारे ऑफिसर्स को और अपने सारे नौकर को अपने सामने में बुलाया। तो ऑफिसर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, राजा के कोर्ट में, राजा के दरबार में दरबारी हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उसके सामंत होते थे, सेनापति होते थे, और उसके नौकर चाकर भी तो रहे होंगे, उसके मैसेंजर्स रहे होंगे। तो इन सबको उसने बुलवा लिया और उसने उनसे कहा कि तुम सोच करके बताओ कि मेरे मन में क्या है, राजा के मन में क्या है। Many of them made guesses, but no one could satisfy the king with his answer. तो जब राजा ने सबसे पूछा कि भाई मेरे मन में क्या है, वो तुम सोच करके बताओ, कुछ अंदाजा लगा करके बताओ, तो उनमें से कई लोगों ने कोशिश की और उन्होंने लेकिन अलग अलग जवाब दिया, और उनमें से कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जो राजा को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो अब क्या होता है आगे। Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. He gave the minister exactly a month's time to find that person. तो अब राजा के मन में क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने सोचा और उसने अपने मिनिस्टर को, अपने मंत्री को बुलाया और ये काम उसने उसको डिप्यूट किया। कौन सा काम? उसने मंत्री से कहा कि ठीक है, अब तुम किसी ऐसे आदमी को बुला करके लाओ, ढूंढ करके लाओ, और उसे 1 महीने के अंदर में मेरे पास में जरूर ले आओ, जो मेरे मन की बात का अंदाजा लगा करके बता सके कि मैं क्या सोच रहा हूं और ये बात वो मुझे बता सके। So the minister searched everywhere, but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. तो अब जब मंत्री को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, उसको ये काम मिल गया, तो उसने अपने राज्य में हर जगह इस तरह का एक आदमी ढूंढने की कोशिश की जो राजा के मन को, राजा के दिमाग में क्या चल रहा है, उस विचार को पढ़ सके, उसका अंदाजा लगा सके। As the month was coming to a close, the minister became quite desperate. और राजा ने उसे 1 महीने का समय दिया था, तो जैसे ही ये 1 महीने का समय खत्म होने को आया, सपोज करो कि महीने का 25वां दिन आ गया, 27वां दिन आ गया, तो धीरे धीरे उस मंत्री की घबराहट बढ़ने लगी, वो धीरे धीरे बेचैन होने लगा। But his daughter cheered him up by saying that she would find the right man for the job. All right, let's see what you can do, said the minister. तो जैसे जैसे मंत्री की बेचैनी बढ़ रही थी, उसकी एक प्यारी सी बिटिया थी जो अक्सर उसे चीयर किया करती थी, उसे खुश रखने की कोशिश करती थी, और उसने उससे कहा भी था कि आप परेशान ना हो, मैं आपके इस काम के लिए एक अच्छा सा आदमी, एक उपयुक्त आदमी, ए सुटेबल मैन ढूंढ करके दे दूंगी। तो अब आखिर में उस मंत्री ने सोचा कि अब तो मुझे बिटिया की मदद लेनी ही होगी, इसीलिए उसने अपनी बिटिया से कहा कि ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। ठीक है, तो अब देखते हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। सो व्हेन the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool. The man was shepherd in their form. The young man asked her father to take the shepherd to the king. तो अब क्या हुआ कि भाई महीने भर का समय पूरा हो गया और राजा ने जो डेट रखी थी, जो एक डेट अपॉइंटमेंट की रखी थी कि भाई तुम मंत्री को इस दिन उस आदमी को उसके सामने में लेकर के आना है जो उसके मन की बात पढ़ सके। तो उसकी बिटिया ने क्या किया, उसकी बिटिया ने एक मूर्ख आदमी को बुला लिया। सो हेयर यू सी द वर्ड फूल। फूल का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख बनाना। आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा फूलिश, वो एक एडजेक्टिव है ना। द मैन वाज सेफर्ड इन देयर फार्म। तो ये जो मूर्ख आदमी था वो कहाँ से आया? एक्चुअली में ये जो आदमी था ये गड़ेड़िया था, ये चरवाहा था, और ये उनके फार्म में काम किया करता था, इनकी खेतों में काम करता था। द यंग वुमेन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग। तो अब क्या हुआ कि अब उसकी बिटिया ने अपने पिताजी से कहा, उसके पिताजी जो कि मंत्री थे, तो बिटिया ने अपने पिताजी से कहा कि आप इसे, इस गड़ेड़िए को, इस चरवाहे को ले जाइए राजा के पास में, और ये राजा का मन पढ़ करके बता देगा।
द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस, बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट। तो लेकिन अब उस मंत्री के लिए बिल्कुल सदमे में आने की बात थी। शौक का मतलब होता है सदमा आना, ऐसी बात का हो जाना जिसका उसे अंदाजा ना हो। लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा अपनी बिटिया की चॉइस पर भरोसा किया, और चूंकि उसने अपनी बेटी की बात पर भरोसा किया इसलिए वो उस चरवाहे को, उस मूर्ख आदमी को राजा के दरबार में ले गया। किंग्स कोर्ट का मतलब है राजा का दरबार। सो नाउ सी व्हाट हैपेंस। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड। दरबार पूरी तरह से सज चुका था, वहाँ पर सारे जो लोग थे वो बैठे हुए थे, बाकी सारे मंत्री भी बैठे रहे होंगे, कुछ और भी अधिकारीगण बैठे रहे होंगे। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग। When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. अब क्या हुआ कि मंत्री ने उस आदमी को राजा के सामने में प्रेजेंट किया, उसे उसके सामने में खड़ा किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king, अब जैसे ही उस चरवाहे ने राजा को देखा, राजा की आंखों की तरफ में देखा, अपनी आंखें उठाई और राजा को देखा, तो क्या देखता है? The king held up वन फिंगर। राजा ने एक उंगली उठाई। राजा ने क्या किया? राजा ने एक उंगली उठाई। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स। तो ये चीज देख करके उस चरवाहे ने अपनी दो उंगलियां उठाई। देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स। तो उसके बाद राजा ने तीन उंगलियां उठाई। बट एट दिस द फूल शूक हिज हेड वायोलेंटली एंड ट्राइड टू रन अवे। तो अब ये एक अजीब सी बात हो गई कि पहले तो राजा ने एक उंगली उठाई, तो इस चरवाहे ने उसे देख करके दो उंगली उठाई, फिर उसके बाद उस राजा ने तीन उंगलियां उठाई। तो यहाँ पर ये जो चरवाहा था उसने बड़ी बेचैनी के साथ में अपना सिर हिलाया और ऐसा लगा जैसे कि वो भागने की कोशिश कर रहा हो। एंड ही ट्राइड टू रन अवे। उसने राज दरबार से भागने की भी कोशिश की। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। अब ये सब लोगों के लिए थोड़ा सा चकरा जाने वाली बात थी, और वो जो मंत्री जो उस चरवाहे को लेकर के आया था वो भी बिल्कुल नहीं समझ पाया कि ये क्या बात हुई, ये क्या हुआ। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। और फिर उसने राजा से मिन्नत की, रिक्वेस्ट किया कि वो जरा इस बात को उसे समझाएं कि आखिर ये क्या हुआ, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ। When I held up one finger, said the king, I asked the man whether I alone was king. तो अब राजा ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं अपने मंत्री को कि आखिर सच में क्या हुआ है। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि जब मैंने एक उंगली उठाई तो मेरा मतलब ये था, I asked the man whether I alone was king. तो मेरा मतलब ये था उस चरवाहे से पूछने का कि क्या मैं अकेला राजा हूँ। बाई होल्डिंग अप टू फिंगर्स ही रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम। तो मेरे एक उंगली उठाने के जवाब में उसने दो उंगलियां उठाई और उसने मुझे याद दिलाया। ही रिमाइंडेड मी, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। तो उस चरवाहे ने मुझे अपनी दो उंगलियां उठा करके मुझे ये याद दिलाया कि भाई भगवान भी है जो मेरे इतना, या कम से कम मेरे इतना पावरफुल तो है ही। तो यहाँ पर एक बात का पता चलता है, और ये बात इस कहानी की शुरुआत में भी है, इसकी बिगनिंग में भी है, कि ये जो राजा है इस कहानी में वो कहीं ना कहीं घमंडी राजा है। तभी तो वो अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी समझता था। और यहाँ पर भी वो इस तरह की कुछ बातें कह रहा है कि जब उसने एक उंगली उठाई तो उसने चरवाहे को ये कहने की कोशिश की कि क्या मैं अकेला राजा हूँ, और चरवाहा उसकी बात को समझ रहा हो या ना समझ रहा हो। मैं तो समझ रहा हूँ कि चरवाहा उसकी कोई बात समझ नहीं पा रहा था, वो तो बस राजा ने एक उंगली उठाई तो इसने जवाब में दो उंगली उठा दी, है ना। लेकिन यहाँ पर राजा कहता है कि जब चरवाहे ने दो उंगली उठाई तो इसका मतलब, राजा ने ये समझा कि इसका मतलब है कि मेरे अलावा भी भगवान हैं जो कम से कम मेरे इतने पावरफुल तो हैं ही। और एक्चुअली बात क्या है? गॉड इज
ऑलमाइटी, भगवान सबसे ज़्यादा शक्तिमान है। तो राजा आगे कहता है कि देन आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वाज ए थर्ड। तो राजा ने इसके बाद में 3 उंगलियां दिखाई और उसने क्या कहा, राजा ने अपने मन में ये बात सोची और ये पूछने की कोशिश की कि क्या तीसरा भी कोई राजा है। एक राजा खुद और दूसरा राजा ने भगवान को राजा मान लिया, और अब वो पूछने की कोशिश करता है उस चरवाहे से 3 उंगलियां दिखा करके कि क्या कोई तीसरा राजा भी है। और तब चरवाहा जब वहाँ से डर करके, घबरा करके या किसी वजह से दरबार से भागना चाहता है, तो इस चीज़ को इस राजा ने ये समझा कि चरवाहा ये कहना चाहता है कि नहीं, तीसरा कोई भी राजा नहीं है। ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड। तो राजा ये कहता है कि चरवाहा ने अपना व्यवहार, उसने गर्दन ऐसे ऐसे हिलाकर की और भागने की जो कोशिश की, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है और वो मना कर रहा है इस बात को कि कोई तीसरा राजा नहीं है। दुनिया में 2 ही राजा हैं, एक राजा मैं खुद हूँ, दूसरा भगवान है। सो दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स। तो ये तो कमाल की बात हो गई ना कि अब राजा एक्सेप्ट कर रहा है कि वो जो चरवाहा है वो राजा की बात को समझ रहा है, और यहाँ राजा एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ, उस आदमी ने मेरी बातों को समझ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई एलोन वॉज पावरफुल बट ही हैज़ रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड। तो राजा आखिर में कहता है कि मैं काफ़ी समय से ऐसा सोचता था, ऐसा सोच रहा था कि मैं अकेला ही इतना पावरफुल आदमी हूँ, इतना शक्तिशाली आदमी हूँ, लेकिन उस चरवाहे ने मुझे याद दिला दिया कि देयर इज ऑल्सो गॉड, कि भगवान भी तो हैं लेकिन कोई और तीसरा नहीं है। तो इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है, और हम लोगों ने देखा कि इस कहानी में इसका नाम 1 2 3 क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें राजा ने 1 उंगली दिखाई तो चरवाहे ने 2 उंगली दिखाई, और फिर राजा ने 3 उंगली दिखाई तो चरवाहे ने वहाँ से भागने की कोशिश की। तो चरवाहा राजा की बातों को कुछ ज़्यादा तो समझ नहीं पाया, उसने तो बस उंगली दिखाने वाली बात को समझा और उसके हिसाब से उसके मन में जो भी आया उसने उंगली दिखा करके रिस्पॉन्ड किया, और हो सकता है आखिर में वो घबरा गया हो तो उसने भागने की कोशिश की। लेकिन राजा को कहीं ना कहीं चरवाहे का इशारा कुछ और ही समझ में आया और उसकी आंख खुल गई, जहाँ पर वो एक्सेप्ट करने को तैयार होता है कि हाँ, मेरे अलावा भगवान भी इस दुनिया में है लेकिन कोई और तीसरा नहीं है जो मेरे इतना पावरफुल है। ठीक है, तो अब मैं आपको इस चैप्टर में जो कुछ नए वर्ड्स हैं जो ग्लॉसरी में मेंशन किए हुए हैं उसके बारे में बताता हूँ। पहला वर्ड है वंडर। तो ये सब तो वंडर आप लोग समझ रहे होंगे, इसी से रिलेटेड होता है वंडरफुल। और वंडर का मतलब क्या होता है? वंडर वर्ब है। फील सरप्राइज्ड, गेस अंदाज़ा लगाना, ये भी वर्ब है, अनुमान करना, अंदाज़ा लगाना। डेस्परेट, डेस्परेट एक एडजेक्टिव है। तो इसमें हम लोगों ने बात की थी ना कि जहाँ पर मंत्री जो था वो बिल्कुल ही डेस्परेट हो रहा था, तो एक्चुअली में वो निराश हो रहा था, बेचैन हो रहा था, परेशान हो रहा था कि 30 दिन का जो समय है वो पूरा हो रहा था, वो डेडलाइन नज़दीक आ रही थी और वो कोई ऐसा आदमी ढूंढ नहीं पाया था जो राजा की बातों का अंदाज़ा लगा सके। सो द नेक्स्ट वर्ड इज सेटिस्फाई। सेटिस्फाई किसी की एक्सपेक्टेशन को, डिजायर को पूरा करना, संतुष्ट करना। ट्रस्टेड, तो ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेज्ड, PRAISED, प्रेज्ड। तो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायर करना। शेफर्ड मैंने पहले बताया था, गरेड़िया, चरवाहा जो बकरियों को, भेड़ों को, गाय भैंसों को चारा खाने के लिए खेतों में या जंगलों में चराया करते हैं। ए पर्सन हु इम्प्लाइड टू टेंड सीप, तो सीप ही नहीं होगा, वो मतलब भेड़ भी चरा सकता है, गाय बकरी वगैरह ये सब चीज़ें भी। वायोलेंटली, वायोलेंट, वायोलेंस, तो वायोलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा, उसी से है ये वायोलेंट और ये वायोलेंटली है। तो वायोलेंट एडजेक्टिव हो जाएगा और वायोलेंटली क्या है? ये एडवर्ब है, विथ ग्रेट एनर्जी,
बहुत जोर से, और ऐसे कि जैसे किसी को चोट भी लग सकती है ना। डिनाइड, तो DENY डिनाई का मतलब होता है मना करना, इनकार करना, वो वर्ब है तो उसी का ये पास्ट टेंस वाला रूप है। बेग्ड, तो बेग BEG, बेग, बेग का मतलब होता है भीख मांगना, रिक्वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा अनुरोध करना। तो उसी से ये बना है, इसका पास्ट टेंस वाला रूप है बेग्ड। आस्क्ड अर्नेस्टली, हम्बली, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, तो गिड़गिड़ाना भी कह सकते हैं। तो इसमें एक जगह की बात है ना जहाँ पर मंत्री राजा से रिक्वेस्ट करता है, बेग करता है, काफ़ी ज़्यादा हम्बली रिक्वेस्ट करता है कि राजा उसे समझा दें कि भाई आखिर चरवाहा और राजा के बीच में ये जो उंगलियां दिखा करके इशारे से बात हुई, ये क्या बात हुई और वो क्यों भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपका ये चैप्टर यहीं पर क्लोज करता हूँ। आगे चल करके मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप सेशन रखूँगा जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। इस चैप्टर में जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल याद रखें, न्यू एज कोचिंग, और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं समय समय पर इसमें आपके क्लासेस के और भी सारे वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर्स डालूंगा जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। सो हैप्पी लर्निंग, बाय।